क्लास 10th साइंस के पेपर में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। आपको वक्रता त्रिज्या दे रखी है 30 सेंटीमीटर। आपको फोकस दूरी की गणना करनी है। ठीक है, आप जानते हैं जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या 30 है, 30 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, तो लेंस के प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है। अगर हमें वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, kWh से प्रदर्शित किया जाता है। इसे एक यूनिट भी कहते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो अमीटर से किया जाता है। और वोल्ट विभवांतर का मात्रक वोल्टमीटर से किया जाता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। प्रथम कक्ष में अधिकतम 2 होते हैं, 12 और 4, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र होता है CaPO4 ट्वाइस। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे ये जो रासायनिक समीकरण है BaCl2 H2SO4 BaSO4 + 2HCl, तो यहाँ से Ba और यहाँ से SO4 एक साथ आ गए हैं और यहाँ से H2 और Cl2 एक साथ आ गए हैं। ठीक है, तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन लिखा नहीं है, परंतु BaSO4 क्या होता है, सफेद अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे ही नहीं रखा है इसमें, ऑप्शन में है नहीं, तो ये अवक्षेप होता है BaSO4, तो इसे हम बोल देंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है, तो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है क्लोरोफिल। जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, ठीक है, कहाँ से, प्लेसेंटा से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। विषमपोषी मतलब स्वपोषी कौन है, जो मनी प्लांट होता है वो हमारा स्वपोषी है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सारे न्यूमेरिकल्स की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, चैप्टर वाइज भी, और वन शॉट भी आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि यू का मान दे रखा है 15 और यू का मान हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर, अवतल है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में। तो स्थिति और प्रकृति हमें बतानी है। दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। ठीक है, f का मान दे रखा है माइनस का, v का मान नहीं पता, u का मान माइनस रखेंगे। u का मान क्या है, माइनस के 15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये पहले से ही इधर है। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा, 30, 15 दूनी 30, 2 1 कम 2, 30 1 कम 30, 1 कम 1, 1/v। यहाँ से आ गया 1/30, यहाँ आ जाएगा 1/v, v 1 कम v बराबर 30, 1 कम 30। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि जो प्रतिबिंब की दूर बनेगा वो 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको प्रकृति भी बतानी है। ठीक है, तो आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन m बराबर, क्योंकि ये दर्पण है ना, हाँ, दर्पण के लिए सूत्र होता है -v/u। ठीक है, तो v कितना है हमारे पास, v है माइनस के, ये प्लस का 30 और u का मान है माइनस के 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो 1 से बड़ा है ये, तो जो प्रतिबिंब होगा वो 2 गुना बड़ा होगा। 2 है, प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब 2 गुना बड़ा, आभासी व सीधा बनेगा। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाता हूँ।
क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहे श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये सूरज है, प्रिज्म पर टकराई, 7 रंगों में व्यक्त हो गई, की ओर होता है, ठीक है ना। क्या होता है, बैनी आ पी नाला, आप जानते हैं, बैनी आ पी ना ला, बै से बैगनी होता है, ठीक है, नी से नीला, आ से आसमानी, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और फिर लौ से लाल। ये क्रम होता है, ठीक है, ये आपको लिखना था एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर की परिभाषा, इनकी मात्रक भी लिखिए। तो अनंत से एकांक आवेश को किसी निश्चित बिंदु तक लाने की जो किया गया कार्य होता है ना, उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। और वैद्युत विभवांतर क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ के 2 बिंदु के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण और अपचायक पदार्थ की पहचान करनी है आपको। ये Cu प्लस है, ये Zn है, ये Cu प्लस Zn प्लस है। देखो ये जिंक से इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन से Zn प्लस बन रहा है, तो यहाँ जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस में है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और यहाँ Cu पॉजिटिव था और यहाँ से Cu बचा सिर्फ, तो इलेक्ट्रॉनों की क्षति हो रही है, यानी कि ये अपचित हो रहा है इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। अगला क्वेश्चन है कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, कागज और रेशम उद्योग में प्रयुक्त होता है, और यह एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, और बॉक्साइट के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में, दांतों के प्लास्टर बनाने में, अग्निरोधक बनाने में और खिलौने व मूर्तियाँ बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की किन्हीं 2 उपयोगिता लिखिए। तो तत्वों के अध्ययन में सुविधा हुई, सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिली, नए तत्वों की खोज और अनुसंधान में भी इसकी सहायता मिली। इनके IUPAC नाम बताने। तो देखिए ये क्या है, CH3 एक कार्बन है ना, और OOH है, तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन में मैथ होता है, OOH है यानी कि ओइक अम्ल, तो ये वाला हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। और ये देखिए मेथिल ग्रुप लगा पड़ा है ना, तो कहाँ पे लगा है, 1 2 3 4। तो देखो बच्चों कहाँ कहाँ मिथिल लगा पड़ा है, यहाँ 4 पे 3 मिथिल लगे पड़े हैं, 1 2 3, और यहाँ पर एक मिथिल लगा पड़ा है, ठीक है। तो 1 2 4, ठीक है। ट्राई 4 पे कितने मिथिल है, ट्राई 3 मिथिल है, तो ट्राई मिथिल पेंटेन, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग क्या है। इसकी सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। इसकी सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये 2 छोटे से उपयोग आपको लिख देने। डायाफ्राम क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो देखो वक्षीय गुहा के नीचे जो सीना होता है ना, उधर गुहा से अलग करने वाला तंतु ऊपर से नीचे की ओर वक्षीय गुहा को घटाता बढ़ाता है या श्वास लेने की क्रिया में सहायता करता है, ठीक है। ये डायाफ्राम होता है। विषमपोषी पोषण क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते अपितु अन्य स्रोतों से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं, परपोषी कहलाते हैं या विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे रुधिर चूसने वाले मच्छर, कवक, इंसान, ठीक है ना, ये सभी। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है वो दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बताएंगे।
दूरदृष्टि दोष, इस दोष में आँख की जो दूर बिंदुएं हैं, ठीक है, आँख को ना दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। नाम का विपरीत। कारण क्या है? नेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी दूर बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी कम हो जाए और नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए, ये इसका कारण है। निवारण, देखो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखो ये एक व्यक्ति है जिसको दूरदृष्टि दोष है, ये उसका निकट बिंदु है, ठीक है, और फिर लेंस लगाने पर ये सही हो जाता है। ये लेंस है, ये इधर बनाना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति भी बताइए, ठीक है जी। फोकस दूरी अभिसारी लेंस बोला है। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, ठीक है। अपसारी लेंस का मतलब होता है अवतल लेंस। तो फोकस दूरी हमें 10 सेंटीमीटर उत्तर की प्लस में होती है फोकस दूरी, और वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी कि यू हमें दे रखा है माइनस की 25 सेंटीमीटर, हमें वी नहीं पता, ठीक है। तो आप जानते हैं लेंस है, लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ का मान है 10, वी का मान नहीं पता, और यू का मान माइनस है तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस 1/v। पता है बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे मुंह पे छाले पड़ रखे हैं, बोला नहीं जा रहा है, बड़े मुश्किल से बोल रहा हूँ, हल्का हल्का आवाज़ भी आ रहा होगा आपको, ज़्यादा फोर्स लगा के बोल भी नहीं पा रहा हूँ। इसका लॉसअप निकालेंगे कितना आ जाएगा 50, 10 पंजे 5 एकम 5, 25 दूनी 2 एकम 2, तो यहाँ से आ जाएगा 3/50। 1/v पलट देंगे तो v बराबर हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। इसको भाग दोगे तो 16.6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। जो लेंस का प्रतिबिंब है ना, लेंस के पीछे बनेगा, 16.6 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। अब किरण आरेख भी बोला है, बना के दिखाओ। ये मेरा लेंस है, ठीक है, केंद्र वो, यहाँ पर मेरी वस्तु है ए बी, ठीक है। ये पे फोकस दूरी है 2f1 और ये है f1, ठीक है। इधर दूसरी फोकस दूरी f2, इधर है 2f2, ठीक है। सो क्या होगा, यहाँ से आएगी, इधर रेखा आएगी और यहाँ से टकराती हुई वापस चली जाएगी, ठीक। ठीक है, ये मैं इसको ए डच बी डच बोल देता हूँ। यानी कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, नीचे बनेगा, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्या बोल रहा है, एक तार के सिरों पर 1 से 5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना हो तो इसकी प्रतिरोधकता की गणना कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमें निकालना है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, वोल्ट 1 से 5, ये 1.5 है, 1.5 वोल्ट है। विद्युत धारा हमें क्या दे रखी है 0.5 एम्पियर, और तार की जो लंबाई है 3 मीटर है, ठीक है, 3 मीटर, और जो क्षेत्रफल है 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्रतिरोधकता की हमें गणना करनी है, ठीक है। हमें किसकी निकालनी गणना, प्रतिरोधकता यानी कि रो, इसकी गणना करनी है। आप जानते हो सूत्र, रो बराबर क्या होता है RA/L, या फिर आप जानते हैं ना, ये सूत्र होता है रो बराबर RA/L। तो देखो मान जो दे रखा है वो हम रखेंगे। R दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, चूँकि V बराबर क्या होता है IR, ओम के नियम से मैं शॉर्टकट में ही सारा कुछ कर रहा हूँ। R बराबर क्या हो जाता है V/I। तो प्रश्न में V दे रखा है 1.5, I का मान दे रखा है 0.5, 10 से 10 लौटा 5 दिया 15, तो R का मान आ गया 3। इस सभी मान को यहाँ रखेंगे। R का मान 3 है,
ए का मान 6 गुणा 10 की घात -6 है और एल का मान भी कितना है 3 है, 3 से 3 कटा तो रो का मान आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात -6। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आ गए चाहते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है, देखो या तो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम का डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा। तो कह रहे 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। मैं आपको एक सर्किट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे बना दिया, ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, ये मेरा R3 है। इस पर I1 धारा बह रही है, इस पर I2 धारा बह रही है, इसमें I3 धारा बह रही है। परिपथ का कुल प्रतिरोध धारा I है। ये मेरा सेल लगा पड़ा है यहाँ पर, ऐसा चित्र बनाना है। तो बोल देंगे माना R1 R2 R3 चित्र के अनुसार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। ये बिंदु मैं इसको A बोलता हूँ, इसके बिंदु B बोलता हूँ, ठीक है। और सेल द्वारा परिपथ की जो कुल धारा है ना वो I है, और अलग अलग इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है और इसमें I3 धारा बह रही है, ठीक है। अब जानते हैं, शॉर्टकट में ही करा रहा हूँ। कुल धारा क्या हो जाएगी, परिपथ की कुल धारा I बराबर होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम के नियम सब जानते हैं, V बराबर क्या होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। पूरे परिपथ में एक ही सेल लगा पड़ा है, यानी कि वोल्टेज तो नियत है, ठीक है। तो इसमें कौन सी धारा बहेगी, इसमें V। अगर इसमें I की बात करें, I1 क्या हो जाएगा, I1 आपका हो जाएगा V/R1, I2 हो जाएगा V/R2 और I3 हो जाएगा V/R3। डायरेक्ट मान रख दिया। और I बराबर क्या होता है V/R, ऊपर से V ओवरनिस्ट है, शॉर्टकट में किया है मैंने एकदम, ठीक है। आप डिटेल में जाके वीडियो देख सकते हैं, आपको पता ही होगा, बोर्ड पर एग्ज़ाम देने वालों तो सब कुछ तो पता ही होगा। ये आ जाएगा समांतर क्रम के लिए सूत्र, है ना। शॉर्टकट में मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है, कह रहे मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। ये नामांकन चित्र है, आपके एनसीईआरटी में बना पड़ा है, ठीक है। ये हमारा मूत्राशय होता है, ये हमारे शुक्राशय होते हैं, ये हमारी मूत्र नलिका होती है, ये यहाँ से हमारा मूत्र मार्ग होता है, ये हमारा शिशन है, ठीक है। ये हमारी प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, ये हमारी शुक्र वाहिका होती है, और ये हमारा वृषण कोश होता है, और ये हमारा वृषण होता है, ठीक है। आराम से बन गया। अगले प्रश्न में जो एग्जाम में बार बार आता है वो है आवृत्त बीजी एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केशर के अनुदैर्घ्य काट का एक नामांकित चित्र बनाइए। हर साल एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ये नामांकित चित्र बनाना है। ये हमारा वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ठीक है। ये हमारे स्त्री केशर, ये हमारा अंडाशय होता है, ये हमारा बाह्यदल है, ये हमारा दल है, ये हमारा क्या होता है तंतु, ये क्या होता है ऊपर वाला परागकोश, ये पुंकेसर होता है, ठीक है। तो इसे एग्ज़ाम में बनाने के लिए हर साल एग्ज़ाम में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वृक्काणु, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन। तो वृक्काणु क्या होता है, वृक्काणु नेफ्रॉन वृक्के की कार्यात्मक इकाई होती है, और प्रत्येक वृक्काणु रुधिर को छानता है, मूत्र का निर्माण करता है। वृक्काणु के निम्न भाग होते हैं, एक बुमेन संपुट, ठीक है, ग्लोमेरुलम्स के साथ, और एक लंबी नलिका। इसका क्या कार्य होता है, रुधिर बहुत उच्च दाब पर रिल धमनी में बहता है, और जिससे ग्लोमेरुलस की पतली दीवारों से रुधिर छनता रहता है। जल की अधिकांश मात्रा और घुले हुए खनिज बुमेन संपुट द्वारा छान दिए जाते हैं। इस निष्पद में जल की अतिरिक्त मात्रा यूरिया, अन्य लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट आपका है सौर ऊर्जा क्या होती है। सूर्य का एक अपार ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से जैसे सोलर कुकर, सोलर सेल, अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा का जो उपयोग वायु ऊर्जा का उपयोग करके, लकड़ी तथा कोयले की ऊर्जा का उपयोग करके, समुद्र तिरंगों की ऊर्जा का उपयोग करके किया जा सकता है।
प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति में उपस्थित संसाधन अर्थात वे संसाधन जो हमारे लिए अति उपयोगी हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। पृथ्वी पर इनके स्रोत सीमित हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है, जिससे इनकी समाप्त होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसलिए इन संसाधनों का उचित प्रबंध करके इनका उपयोग सीमित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो एक हर साल एग्जाम में आता है, वायवीय शोषण, मानव हृदय में रुधिर का प्रभाव, वन प्रबंधन, इसके बारे में लिखना है। तो वायवीय शोषण क्या होता है? वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें ऑक्सीजन की उपयुक्त हो जाती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जल अंतिम उत्पाद होते हैं और यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा साइटोप्लाज्मा में होता है। इससे 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। मानव हृदय में रुधिर का प्रवाह प्रकुंचन और अनुशीतलन के कारण होता है। देखो, हृदय का आयतन कम होता है कुंचन में, जिसके कारण हृदय धमनियों में रुधिर पंप करता है। अनुशीतलन में हृदय का आयतन बढ़ता है, जिससे फलस्वरूप अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा हृदय में आता है। जब दोनों आलिंद रुधिर से भर जाते हैं तो इसमें एक साथ संकुचन होता है। इसी समय निलय में अनुशीतलन होता है और फलस्वरूप आलिंद का रुधिर अपनी ओर से निलय में कपाट खोलकर चला जाता है और उसके तुरंत बाद ही दोनों में निलय एक साथ संकुचित हो जाते हैं, जिससे दाहिनी निलय का अशुद्ध रुधिर फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में और बाएं निलय का रुधिर महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। वन प्रवर्धन, वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए कि यह पर्यावरण एवं विकास दोनों के हित में हो। जब वन संरक्षित किए जाएं तो इनके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। वन्य जीवन की अधिक उपयोगिता के लिए जंगली जानवरों की सुरक्षा हेतु प्रबंध, वन स्थल विकसित करना, शिकार पर प्रतिबंध लगाना, ये सब होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है हर्ब, देखो विद्युत मोटर का आया है ना, तो विद्युत मोटर नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखी है। विद्युत मोटर क्या होता है? वह युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर कहलाता है। सिद्धांत क्या है इसका? जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को इस अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार निर्धारित होती है। यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। ये विद्युत मोटर है, हर साल एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्यविधि, कार्यविधि देखिए, ये हमारे पास चुंबक होता है शक्तिशाली, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसके बीच आर्मेचर रखा होता है। ठीक है, ये ब्रुश होता है, ये विभक्त वलय होता है, ये बैटरी होती है, कुंजी होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार बताया आप सोचो, 5-6 मॉडल पेपर मैंने कराए, हर मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन जरूर लिया है। विद्युत मोटर के तो चरित्र हर साल एग्जाम में आते हैं, है कि नहीं? तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, मुझे मैं हर बार लेता हूँ। जब बैटरी से, देखो ये बैटरी हमारी, जब बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली ए बी में और सी डी में एक समान परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है, यूं यूं ऐसे घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। ये जो विभक्त वलय हैं ये भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। ठीक है, और इससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं हम इसको। अगला क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो बल्ब जिनमें से एक पर 100 वाट और 220 वोल्ट और दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेंस में से कितनी धारा ली जाएगी? प्रत्येक का व्यय प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध, उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले वाले की जो शक्ति है, वाट मतलब शक्ति, और ये 220 वोल्ट दोनों का फिक्स है, तो ये V रहा, और दूसरे वाले की शक्ति P2 है। ठीक है, तो पहले बल्ब में जो धारा है वो कितनी होगी? I1 बराबर, सूत्र क्या होता है? P1/V। I बराबर P/V होता है। ठीक है, क्योंकि P बराबर VI होता है ना, वहाँ से निकला। आपको ये सूत्र पता होगा ना, P बराबर क्या होता है? VI।
तो आई बराबर क्या होगा, पी बट्टे आई भी, तो P1 बट्टे भी हो जाएगा। P1 क्या है 200, B1 क्या है 220। ठीक है, काटोगे तो ये कटेगा किससे, 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 20 से कम 20, 20 से कम 20, तो ये पहला इतना एम्पियर आ गया पहले बल्ब में धारा। दूसरे बल्ब में धारा कितनी होगी, दूसरे बल्ब में धारा I2 ये होगा P2 बट्टे V। P2 कितना है 60 बट्टे में 220, तो 20 3 ये 3 बट्टे 11 एम्पियर दूसरे वाले की। तो कुल धारा क्या होगी, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, यानी कि 5 बट्टे 11 प्लस 3 बट्टे 11 यानी कि 8 बट्टे 11। ठीक है, भाग दोगे तो 0.73 एम्पियर आ जाएगा, ये कुल धारा आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपको पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। पहले बल्ब का प्रतिरोध, प्रतिरोध आपको सूत्र पता होगा, R बराबर क्या होता है V स्क्वायर बट्टे P। तो R1 क्या हो जाएगा, V फिक्स है दोनों का, तो ये P1 आ जाएगा। V का मान 220 गुणा 220, P1 का मान है 100, 1020, तो ये आ जाएगा 484 ओम। अब आ जाओ दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, R2 बराबर V स्क्वायर बट्टे P2। ठीक है, तो ये क्या है 220, P2 का मान क्या है 60, काटेंगे तो R2 आपको कितना मिल जाएगा 22, ऊपर से आ जाएगा 22, तो 448 पीछे से 0 बट्टे में 6 ओम। ठीक है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े R1 और R2 है ना, प्रश्न में बोला गया है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1 बट्टा R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2, समांतर क्रम में जुड़े हैं है ना। तो R1 का मान कितना है 484 1 के बट्टे में, और दूसरा है 4840 बट्टे में 6। ठीक है, ये चीज़ें 1 के बट्टे में है ना, तो ये बट्टे वाला ऊपर आ जाएगा। तो ये तो है 1484 और ये है 6 बट्टे में 4840, तो लॉसअप क्या आ जाएगा 4840, ये 10 बार जाएगा, 10 से कम 10, एक बार जाएगा, एक छक्का 6, तो 16 बट्टे में 4840। ठीक है ना, ये आ जाएगा, 16 से भाग दो, पलट दोगे तो बट्टे वाला ऊपर आ जाएगा 4840 बट्टे में 16। ठीक है, इतना ओम, ये आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो कह रहे निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ये 2022 में पूछा गया था। CH3COH को जब NOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CH3CO Na मिलेगा और पानी अलग होगा। C2H5OH को Na के साथ अभिक्रिया कराएंगे सोडियम के साथ, तो हमें C2H5ONa और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, ये 1 नंबर में, 1 नंबर में, ये वाला 2 नंबर में आया था। ठीक है, CH3COH C2H5 को इसकी सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे ना, तो हमें मिलता है CH3CO C2H5 एस्टर मिलता है और पानी अलग होता है, ये एस्टरीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, और C2H5OH को KMnO4 की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें मिलता है CH3COH प्लस H2O। और जब C2H5OH को H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है CH2CH2 ईथर मिलता है, और क्या अलग होता है, पानी मिला अलग हो जाता है। ये हमें हमारा आंसर मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, जो हर साल आते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सजातीय अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, एस्टरीकरण। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु अन्य परमाणु या समूह द्वारा बदल दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे CH4 है, ये HNO3 है, 400 डिग्री सेल्सियस पे हमने गर्म किया, यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट के क्या आ गया NO2 आ गया, और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ के क्या बना गया पानी, और ये क्या बना नाइट्रोमीथेन। एग्जाम्पल ज़रूर देना है। सजातीय श्रेणी क्या होती है, यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिनको एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है, सजातीय
सरणी कहलाते हैं। जैसे एल्केन समझाते सरणी है, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र इतना है, छोटा छोटा ही लिखना है। फिर दहन, दहन का मतलब जलाना, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकरण द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस क्रिया में दहन आंखों से ज्वाला दिख भी सकती है और नहीं भी। इस प्रक्रिया में ऊष्मा और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। एस्टरीकरण क्या होता है? अम्ल या अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। ये हमारे क्या है? C2H5OH है, अल्कोहल है, ठीक है, और ये CH3COH है, ये अम्ल है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसको हमने मिलाया तो हमें क्या मिला? एस्टर मिला और पानी मिला। ये एस्टरीकरण अभिक्रिया है, हर साल एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, एक आवृत बीजी पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये आप चित्र बनाते हुए समझा देना। और या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की विस्तृत से व्याख्या कीजिए। लिंग निर्धारण आप जानते हैं, महिलाओं और पुरुषों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र समान रहते हैं। फर्क सिर्फ एक जोड़े गुणसूत्र का होता है। पुरुष में होता है आपका XY और महिला में होता है XX, है ना। जब पुरुष का X महिला के X से मिलता है तो क्या होता है? लड़की होती है। और जब पुरुष का X और पुरुष का Y महिला के X से मिलता है तो लड़का होता है। बस यही लिखना है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पेपर है, वायरल पेपर, वो मैंने आपको सॉल्व करा दिया। और ये सभी क्वेश्चन यूपी बोर्ड्स के एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे मैंने कई सारे मॉडल पेपर मैंने करा रखे हैं, इसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रखे हैं, उसकी लिंक्स भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।